वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और रमज़ान मुबारक की आमद है। उस हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि शहरी महंगाई के बम जो हैं उन पे मुसलसल गिराए जा रहे हैं, मुसलसल परेशानी का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के दर्दंगे तसलसल है, लॉकडाउन की सख्तियां हैं, दूसरी तरफ बेकाबू महंगाई है। अशिया की आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ाए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है फराज। ये देखें, ये तो आम तौर पे हम रमज़ान की बात देखें तो पूरी दुनिया में जब कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, मनमाने रेट्स होते हैं। फ्रूट वाला है तो वो फ्रूट इतना महंगा कर देता है क्योंकि उसको पता है कि इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिस चीज़ को आप हाथ मसाला जात को हाथ लगाने वो महंगे हो जाते हैं। ये हम खुद से हम अगर हुकूमत की बात करें तो वो हम करते ही हैं महंगाई के ऊपर। हम अपनी बात करें तो हम कितना कुछ गलत कर रहे होते हैं वो हम नहीं देख रहे होते और हम कहते हैं तो हमारा हक है। शायद हमने फ्रूट महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, मसाले महंगे कर दे, मशरूबात महंगे, जो चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा होती है वो जिससे हमें मना किया गया ना, हमने वो सब करना होता है। सो ये लेकिन एक कम से कम सूरत हाल होती है कि अब हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ पैकेजेस आते हैं, प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या कम से कम वो मेयर्स नजर आते हैं। इस दफ़ा इस हवाले से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सस्ता बाजार नहीं मालूम है उन्हें अभी तक कि कहाँ पे लगेगा, उसमें कितनी रिलीफ उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि लोग खरीदारी जो अमूमन करते हैं ना वो रमज़ान से पहले करते हैं। वो रोज़ों में बड़ा मुश्किल होता है कि वो जाकर तो बेसिक चीज़ें जो है वो खरीद सके, तो वो ले आते हैं पूरे महीने। 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की बात की गई थी। अब देखें 1 हफ्ता रह गया, सिर्फ 1 हफ्ता, यानी कि लोगों ने अभी ही जाके जो है परचेजिंग करनी है रमज़ान के लिए। फिर हम ये भी है कि हमने रश भी नहीं होने देना मार्केट्स के अंदर, और अगर हम आखिरी 2-3 दिनों के अंदर ये मामला कर रहे होंगे तो रश कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग जाना ही नहीं चाहेंगे कि हम इधर जाएँ, हम कोविड करवा के वापस ना आ जाए। लेकिन वो जो जिस आदमी को जिसे कहते हैं पेट भरना होता है हमजा, फिर उसके लिए कोविड कम तरजीह रह जाती है। इसीलिए रेगुलेट करना जो है बड़ा जरूरी है हुकूमती लेवल पे। इस हवाले से हम जानेंगे कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रा जमशेद चीमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया मुसर्रा साहिबा वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ था, लोग खुश थे, लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो पैकेज कब तक मिलेगा, कब तक लोग उसके हवाले से खरीदारी कर सकेंगे, सस्ता बाजार कब तक लगाए जा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो फरा आई वांट टू टेल यू कि 25 शबान से ऑनवर्ड हमारे पूरे पंजाब के अंदर 313 आइडियल किस्म के रमज़ान बाज़ार हम लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपने जैसे अर्ज़ किया, आपने अभी फरमाया कि 7 अरब की सब्सिडी हम उसमें दे रहे हैं। और जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि 2018 के जितने भी प्राइसेस थी तमाम चीज़ों की, जिसमें आटा, दाल, चीनी, फ्रूट्स, दालें, घी, 2018 की प्राइस के ऊपर मिलेंगी। और इसके ये जो रमज़ान बाज़ार है 313 पंजाब के तमाम इलाकों के अंदर, उनके अंदर हम कोरोना से रिलेटेड जितने SOPs हैं उनको भी फॉलो करेंगे, क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे। और रमज़ान से 5 दिन पहले मेरा ख्याल है कि इनफ टाइम है कि अगर किसी ने पहले जो है, जैसे आप फरमा रही थी कि शॉपिंग करनी हो या कुछ चीज़ें करनी हो। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी सोसाइटी पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हों या कोई इस तरह के त्यौहार हों तो पूरी कम्युनिटी देखें, एज ए नेशन हम सब लोगों को अल्लाह ताला के साथ कारोबार का भी सोचना चाहिए कि अगर हम इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी खाली ना करें। हम नहीं कहते कि आप लोगों को जाके अगर आप चैरिटी नहीं करना चाहते हो तो ये आपका और अल्लाह का मामला है, हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि आप जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी के ऊपर जो मौजूदा निर्ख है उनके ऊपर आप दें। लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो अब हमारे पास कानूनी बैकिंग भी है। हमने एंटी होर्डिंग जो अपना कानून बनाया हुआ है पंजाब ने, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे और हम किसी सूरत भी ये जो माफिया है, ये जो लोग हैं, इनको हम अलाउ नहीं करेंगे। हम कानून के रेट कायम करेंगे और अपने जो हमारे डिजर्विंग बहन भाई हैं, मुस्लिम बहन भाई हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला हम कॉम्पनसेट करेंगे थ्रू रमजान। ये जो कंपनसेशन है, ये जो एक्शन लिया जाएगा ये भी 25 शबान के बाद ही लिया जाएगा, क्योंकि लोग तो इस वक्त जिन्होंने उधर जाके रमजान पैकेज से फायदा नहीं उठाना, जो बाकी जगहों से खरीदना चाह रहे हैं कि हम जाके खरीद लें, वो तो अभी उन्होंने परचेजिंग शायद कर भी लिया है, खरीद भी लिया है। लेकिन अगर अभी से कर लिया जाता है, जो मनमानी कीमतें ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी 25 शबान के बाद ही शुरू हो गया, यानी कि परसों के बाद। नहीं हमजा, ऐसा नहीं है। जो ये कानून तो हर वक्त एग्जिस्ट करता है ना, इसके लिए हमें किसी रमजान और किसी उस चीज की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी 2 दिन पहले भी जो हमारे साथ मीटिंग हुई है, इन प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला और आखिरी कंसर्न इस वक्त ये है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे दें। ही नोज
उनको बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो कोविड की वजह से जो आम तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो गरीब तबका है, उनको बहुत बुरी हिट आई है। ऑल्दो बिजनेस कम्युनिटी भी से उन्होंने भी सफ़र किया है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हम उनको हर तरह की रिलीफ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए, प्लस लोगों को, माफियाज को हम इंशाल्लाह हर लेवल पे फिक्स करेंगे। और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रमजान है या नहीं है। प्राइस रेगुलेट करना और क्वालिटी को इंश्योर करना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ऑन इट। बिल्कुल है। इस हवाले से बता दीजिएगा, जो मसला रहा है वो ये रहा है कि ज़िले इंतजामिया से ले लिए गए वापस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो नहीं उस तरह से इफेक्टिव हुई, मजिस्ट्रेट एंड देन फिर वापस उनको दिए गए। ये जो एक कन्फ्यूजन है कि किसने इन्फोर्स करना है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है और उसकी बेस पे अफसरान जो है उनकी तय किया जाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ऐसे इकबाल साहब की कल एक जो है वो ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि जो अफसरान शाह से ज़्यादा शाह के इस वक्त मुरीद बन रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। यानी क्राइटेरिया ये है अफसरान की परफॉर्मेंस का कि वो कितना पिछली हुकूमतों के खिलाफ जो है वो एक्शंस में हुकूमत की मदद करते हैं, ना कि ये कि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कितना काम करें। इस हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगी कि उनकी ये तनकीद किस दर्जे बजा है और क्या वाकई आपने तायुन कर दिया है कि किसने इसको रेगुलेट करना है इन तमाम प्राइसेस को? जी बिल्कुल, हमने तायुन इसीलिए किया और कंफ्यूजन इसमें नहीं है। याद रखें कि जब नया फैसला आता है तो इसका मतलब ये है कि जो पहले डिसीजन हुआ था वो बहुत बुरी तरह से परफॉर्मेंस के हवाले से एक्सपोज हुए। तो जो मियां असलम साहब फरमा रहे हैं वो बात तो बिल्कुल ठीक है। और उसमें ये वाले जो लोग हैं, ये जो माफिया, प्रो माफिया एक ग्रुप है, ये बहुत कम लोग हैं। लेकिन हम जब देखें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये बताएं कि हमारी नज़र आपके ऊपर है और अगर आप इस तरह के मजमूम इरादे रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको देख रही है और आपको फिक्स किया जाएगा और आपको ये करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बैड लक है और जिसको सफ़र अवाम ने किया कि जो पिछली गवर्नमेंट, उनका इन्फ्लुएंस इस, चूंकि ये एक ग्रुप है ना, ये इनके सारे इंटरेस्ट इकट्ठे हैं, ये एक दूसरे के। माजरत के साथ रिटेलर के ऊपर जाकर आप कहते हैं कि आप क्यों महंगा बेच रहे हैं, वो कहता है मुझे पीछे से महंगा मिला है, मैं कहां से सस्ता आपको दे दूं। ये एक माफिया जैसे ऑपरेट करता है कि अगर कोल्ड स्टोरेज लोगों ने वहां पर कार्रवाइयां की जाए और इस माफिया को कंट्रोल किया जाए, ना कि उस बेचारे रिटेलर को। जी, आपने बड़ा अच्छा ये पहलू इसके ऊपर मैं आपको अर्ज करती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की भी लेजिस्लेशन हो रही है। जैसे पहले ये तो कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो एसोसिएशंस होती हैं वो प्राइस फिक्स करती हैं। जैसे पोल्ट्री हो गई, जैसे मिल्क डेयरी वाले हो गए, जैसे चीनी वाले। आपको पता है कि अभी सबसे बड़ा जो इस मुल्क का स्कैंडल था, उसको अगर हम काबू पाने में, उसके ऊपर अगर हमने काबू पा लिया तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। इंशाल्लाह हमने ये जो कानून साजी की है फेडरल गवर्नमेंट ने कि कोई भी जो एसोसिएशंस हैं, अब इनका काम नहीं है प्राइस रेगुलेट करना, ये हम करेंगे। और उसका तरीका ये है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट जो पूरी दुनिया में उनका मार्जिन, उनका राइट है, वो निकालने के बाद जो प्राइस बनती है, हर चीज की प्राइस हम वही रेगुलेट करेंगे और उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसके ऊपर आवाम को मिले। जब ये एसोसिएशंस खुद ही रात को बैठते हैं कि अभी किस चीज की किल्लत करनी है, किस चीज को हमने ऊपर लेके जाना है, चाहे उसकी मांग है या नहीं है, शॉर्टेज है या नहीं है, तो ये कर लेते हैं। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे, खुशाइन और बड़े जो प्रो पब्लिक, प्रो आवाम जो उन्होंने डिसीजंस करे हैं, कानून साजी भी हम कर रहे हैं। तो इसका इंशाल्लाह इंपैक्ट आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आएगा। ठीक है मुशर्रफ साहिबा, अभी का हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाहर निकल के सिर्फ ये चेक कर लें कि फ्रूट की सूरत हाल क्या है या सिर्फ लीमू, एक चीज को आप पकड़ लेना तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कहां कहां पर दो नंबरी हो रही है, कहां कहां पर माफिया काम कर रहा है। और मजीद भी आपको पता लगता जाएगा जैसे जैसे रमजान के रोजे गुजरते जाएंगे, पहले अशरे से हम दूसरे अशरे में जा रहे होंगे। लेट मी ऐड एक और चीज कि किसान को तलफ करनी पड़ी थी अपनी टमाटर की फसल, और अब टमाटर जो है 100 रुपए को छूने वाला है, 80-85 रुपए। और जैसे जैसे रमजान, ये सिर्फ टमाटर है जो हर चीज में डलना है। सो गवर्नमेंट भी इन चीजों को देख रही होती है कि जब वो किसान इतना एक्सप्लॉइट हो रहा था तो क्यों नहीं गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज कर सकती कि ताकि जिस वक्त माफिया इसको ऑपरेट करने लगे तो गवर्नमेंट उस माफिया की कमर तोड़ने के काबिल हो। फरा, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ी नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं जिसके ऊपर बैकएंड पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। तो जब वो एग्जीक्यूट होगी तो मीडिया और आवाम को उसके समझ आएगी। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारी आधी से ज़्यादा फसलें ये सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम ना होने की वजह से ज़ाया हो जाती है, जिसका नुकसान किसान को भी डायरेक्ट होता है और आपके मुल्क को भी होता है और ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा होती है और उसका बाय प्रोडक्ट महंगाई तो होना ही होता है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब वर्किंग कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे, और एक और मैं अर्ज़ करूँ
कि पूरे मुल्क के अंदर हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि जहां पे हर जगह पे मसलन जब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है ना ट्रैवलिंग की वजह से, कि टमाटर एक जगह पे पैदा होता है, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आपने जब पहुंचाना है उसमें वेस्टेज भी होती है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे कि हर जगह पे सब्जियां उगाई जाएं, हर जगह पे ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाएगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपका मेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और रमज़ानुल मुबारक की आमद है, जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, हम जो है मनमानी कीमतें ना दें और लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। ये ना समझे कि यही महीना है कि हमने इसमें कमाई कर लेनी है, दूसरे का सोचें प्लीज, सिर्फ गवर्नमेंट पे ना जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो इन्हीं घरों से, इन्हीं सोच से, इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं। अगर हम करप्शन करते हैं, भले वो हम 2 सेबों के साथ एक सड़ा हुआ सेब डाल के समझते हैं हमने बड़ी होशियारी दिखा दी, तो फिर हमें इतना मार्जिन अपने सियासतदानों को भी और बाकी लोगों को भी देना चाहिए। अगर हम फरिश्ते नहीं है तो फिर हम कहें जी बाकी सब जो है वो सेब अरबों के पड़ जाते हैं, आपका सेब कुछ रुपयों में पड़ रहा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे, आज तीसरा मैच है वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि अफ्रीका की जो टीम है पर अब वो भी अब बहुत ही हल्की हमें नज़र आ रही है। 5 बड़े खिलाड़ी तो निकल गए हैं, वो IPL खेलने चले गए और हैरत की बात यह है कि बोर्ड ने जाने दिया। मैं को सही, लेकिन पिछली बात को ना थोड़ा सा कंटिन्यू कर, चोरी कख दी और चोरी लख दी एक बराबर है, चोरी चोरी है अगर आप वो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी जो बात है वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम बात करते हैं हमेशा कि मेरिट के ऊपर जो फैसले होते हैं उनका हमेशा मेरिट की चोरी नहीं होनी चाहिए, मेरिट की चोरी नहीं होनी चाहिए, उसका हमेशा असर जो है वो नजर आता है, उसका असर हमेशा मिडिल ऑर्डर में नजर आता है हमें। हाँ, जिस ऑर्डर को भी आप हिला दें उस ऑर्डर में आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ हैं। इरफान, कितने खुद कितने एक्साइटेड एंड होपफुल हैं कि साउथ अफ्रीका तो हो गया है थोड़ा कमज़ोर, तो हमें हो जाएगा उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा कि उनके प्लेयर्स नहीं हैं आज। जो क्रिकेट में कहते हैं कि आप कभी भी किसी अपने हरीफ को लाइटर नहीं ले सकते, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। हाँ। और अभी भी टीम उनकी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि जो लड़के उन्होंने ऐड किए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे वो काफ़ी सीजनड है, वो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और उनके पास एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। बट आल दो के फ़र्क तो पड़ेगा ओबियसली कि जब आपके बड़े नाम पर्टिकुलरली बॉलिंग के अंदर बात करें तो जैसे रबाडा चले गए, निगीडी चले गए, नोकिया चले गए, जो सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और वैसे भी मेरा ख्याल है वो न्यू सेंसेशन के तौर पे एक नज़र आएंगे, जिस तरह का उन्होंने स्पेल दोनों मैचेस में किया, इवन दो पाकिस्तान में भी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो मेरा ख्याल है वो एक न्यू आने वाले स्टार भी हमें तौर पे देखने को मिलेंगे। डिकॉक भी हमें अच्छे लग रहे थे, वहाँ जाकर मसला हुआ। हाँ नहीं, इस दफ़ा डिकॉक और डुफ्लूसी तो हमें पाकिस्तान में भी आउट ऑफ सॉक्स नज़र आया, इधर भी वो कोई ऐसा वो जो क्रिज्मा उनसे हमें एसोसिएट होता था वो नज़र नहीं आया। तो ऑन पेपर हमारी जो टीम उनसे अब बेहतर भी नज़र आ रही है, वो लड़के भी कॉन्फिडेंट हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी 3-4 चेंजिंग तो मस्ट करनी पड़ेंगी। एक तो शादाब की जगह पे उस्मान कादर ऑब्वियस ऑप्शन नज़र आ रही हैं, फिर दूसरी नंबर आसिफ की जगह पे नवाज का भी है, लेकिन उसमें हैदर अली को मेरा ख्याल है मस्ट करना चाहिए। दानिश की जगह आप समझ, दानिश की जगह पे एग्री विद यू कि हैदर अली, मुझे नहीं समझ आ रही कि वजह क्या है, उस गरीब का क्या कसूर है वैसे? देखें, यही हमारी अलमिया है कि हम पहले एक को ऊपर आसमान पे लेके जाते हैं, फिर जब दिल नहीं करता तो फिर नीचे ले आते हैं। आज से 6 मंथ पहले तक हैदर अली को कहा जा रहा था कि इसको टेस्ट भी खिला देना है, ठीक है जी, ये टेस्ट की भी कमोडिटी बना देंगे, ये हमारे पास एक ऐसा स्टार आ गया है जो पाकिस्तान को शायद आने वाली कई नस्लों तक सर्व करेगा। तो अब आप उस बेचारे को चांस नहीं दे रहे, आपने हफीज़ को नहीं रखा इसी सोच के ऊपर कि हमारे पास एक नया लड़के को अब लेके चलना, उसको खिलाना, पे खिला नहीं रहे। तो दानिश के साथ भी ज्यादती थी, ऑब्वियसली नया लड़का आया था, अभी उसको एक्सपोजर नहीं था, फिर वो T20 का बेसिकली वो समझा जाए। आसिफ भी मैं तो उसको T20 का प्लेयर मानता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं? जी ऑब्वियसली, उसकी आप हिटिंग देखें, आप जिस तरह उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि ओडीआई में भी आपको थोड़ा सा इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, ये नहीं कि आप हर बॉल पे आप 6 मारने की ट्राई करें। हसन अली का क्या बन रहा है आज? हसन अली वापसी कर रहे हैं, खेलेंगे आज? सोर्सेस के मुताबिक यही था कि जी वो कोविड से रिकवर हुए हैं और उनको फटीग है। हसन अली जैसा प्लेयर बाहर नहीं बैठता किसी भी सूरत हाल में, उसका होना टीम में जो एनर्जी लेवल लेके आता है, और जिस तरह की वो बॉलिंग के साथ वो आपको कई दफ़ा मैच भी जिता देता है। और मैं कल सेकंड मैच में सोच रहा था कि अगर हसन अली जैसा अगर फखर के साथ हसन अली होता तो मेरा ख्याल है हम इजीली शायद ये मैच जीत जाते। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब डिकॉक ने सब कुछ किया, हमारी सरफराज मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, अपील तो कर देते हैं,
जोरों शोर से आवाज तो उठा देती, तो हम लोग टीम सोचती क्यों रहती है, हम क्यों, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इत्मीनान नहीं है हमें, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, ना हमारा बोर्ड आवाज उठाता है, ना हमारे प्लेयर्स फील्ड में कोई अपील करते हैं, इसकी क्या वजूहत है? या फिर हमारे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज्यादा है, हमने कहा ओके ठीक है कुछ नहीं होता। आपकी बात भी ठीक है कि बगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया मेरी मिस्टेक है। देखिए जितनी भी हमारे आप हिस्ट्री देखते आएंगे, सब कॉन्टिनेंट को सफ़र करना पड़ा और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र रहा ऐसे किसी भी इंसिडेंट के अंदर। लास्ट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का जो टूर किया था, आपको याद होगा, सरफराज के ऊपर एक एलिगेशन लगी, वो मैच रेफरी ने इंटरवीन किया। ऐसा कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन मैच रेफरी ने उस पर माइक हमारे लिए जरा खतरनाक, जी माइक खतरनाक हो गया तो उस पर इवन बैन हुआ। उससे अलावा पिछले प्रीवियस कई हिस्ट्री है। फिर इसी तरह जो चीट ऑफ फील्डिंग के अंदर बात आती है, हमें मुझे याद है कि राशिद लतीफ़ को भी एक दफ़ा 2-3 मैचेस का बैन हुआ था कि उन्होंने कैच नीचे से उठाया तो अंपायर को लगा कि आपको पता था कि आपने नीचे से बॉल को पिक किया, तो ये चीटिंग के जुमरे में आती है और आपको ग्रेजुअली उन्होंने फिर 1-2 मैचेस को बैन किया और कई मैचेस में हमने ऐसे भी देखा पास में। तो ये तो मैच उसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल स्पिरिट के अगेंस्ट चीज़ की डिकॉक ने कि बिल्कुल नहीं बनता। हमने शोर क्यों नहीं मचाया? और अब अगर इस तरह के फैसले अभी भी होते हैं तो क्या हम ऐसे ही गुमसुम रहेंगे और चुपचाप कहेंगे जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे? या फिर इसमें हमारे ऊपर बोझ ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है, मैच खेल के गई है, तो हम जरा ना करें, हम थोड़ा सा एहसानमंद हैं। यही हमारा प्रॉब्लम रहा है कि हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आपका जो स्टाइल है, आपका जो किसी से कम्युनिकेट करने का मसला, चाहे वो इंडिया के खिलाफ खेलने की बात आती है, आईसीसी का कोई मसला आता है, आपके प्लेयर्स के ऊपर जिस तरह के बैन लगे, हाँ जी, सईद अजमल पे लगा, मतलब शोएब अख्तर पे लगा, हर बॉलर पे लगा, हफीज पे लगा, आपके बोर्ड ने क्या किया? कभी किसी के लिए स्टांस के लिए किसी के लिए फाइट नहीं की। तो वो तो हमारी एक हिस्ट्री नजर आती है। बहुत फाइट करते हैं जी, आपस में बहुत फाइट करते हैं। टीम में तो बहुत फाइट करते हैं। अभी हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करें, हमारे पास बेस्ट मिडिल ऑर्डर यही है जो हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ले गए। हमें हारिस सुहेल की कमी क्या महसूस हो रही है? हफीज तो वहाँ पर मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है, उनको हम खिला सकते थे, लेकिन हारिस सुहेल की हमें कमी महसूस हो रही है, हमें इमाद की कमी महसूस हो रही है। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है आपके, ये जो पर्टिकुलरली देखें, आपको किसी क्रंच मोमेंट के ऊपर आके पता चलता ना कि आपके मिडिल ऑर्डर की क्या वर्थ थी। हाँ जी, जिस तरह आपका मिडिल ऑर्डर हारिस सुहेल लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से लेके चल रहा था और 42 की एवरेज के साथ था। हाँ जी, और मेरा ख्याल है सबसे एस्टेब्लिश प्लेयर बन चुके थे अब आपके, और आपने उनको बाहर निकाला टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, T20 परफॉर्म करता है, टेस्ट खिला देते हैं, टेस्ट की परफॉर्म नहीं होता तो ओडीआई से निकाल देते हैं। तो ये लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का इशू है। हाँ जी, वो फिर उसके अलावा हमने शुरू में भी बात की थी, इमाद किसी सूरत हाल में बाहर नहीं होता। वो इकॉनमी के लिहाज से बात करें तो अभी भी टॉप 5 के अंदर आता है, T20 के अंदर भी, ओडीआई के अंदर भी। और न्यू बॉल जिस तरह की ज़बरदस्त वो दोनों फॉर्मेट के अंदर करते हैं, और क्रंच मोमेंट के ऊपर जिस तरह का वो प्रेशर हैंडल करते हैं, और बैटिंग तो अच्छी खासी करते हैं। मेरा ख्याल है शादाब से वो कई गुना अच्छे बैट्समैन भी हैं बेशक, तो वो आपका उनको ना खिलाना, ना लेके जाना, क्या स्टेट ऑफ माइंड है? मिसबाह और वकार मुतहम्मिल हो सकते हैं जिस तरह के ये अभी भी जो तनकीद की जा रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जिस तरह हमारा स्टम्बल कर रहा है उसमें कोई भी जिम्मेदार खिलाड़ियों को नहीं करार दे रहा है, हमेशा टीम सिलेक्शन के ऊपर बात आ रही है। तो क्या आपके ख्याल में वो इतने मजबूत हो गए हैं कि वो ये इस मामले को सह जाएंगे? देखें, अभी तो ऑब्वियसली सारा उन्होंने मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर पे डाल देना है, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारा इनपुट नहीं लिया गया था। मीडिया में पहले ही ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि कुछ प्लेयर मिसबा ने मांगे और उसने बाबर ने भी डिमांड किए, वो नहीं दिए गए। तो कहने की ये चीज़ है कि ये तो चीज़ें समहाउ हमें भी पता है कि किस तरह सेटल की जाती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके कैप्टन को बड़ा होना पड़ेगा। आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड में जिसने लड़के लड़ाने हैं उसको सामने आना पड़ेगा, उसके अपनी लाइफ को थोड़ा सा लार्जर दैन लाइफ वाली पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए और मैंने ही लेके जाना और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ का, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज के मैच के वाले से बात करें मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो मेरा ख्याल है हैदर अली को मस्ट खिलाना चाहिए और आसिफ की जगह सरफराज को भी खिलाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब आपका कोई एक्स कैप्टन या कोई भी बड़ा प्लेयर अगर वो स्क्वाड के अंदर है तो वो खेलता है। अगर वो आपको लगता है टूवर के ऊपर कि ये सेकंड प्लेयर है हमारा, तो उसको प्लीज खुदारा ना लेके जाए। आप रुहेल नजीर को लेके आए, उसको ग्रूम करने की कोशिश करें, उसको ग्रूम करें और लेके जाएं, और इसी तरह लड़के प्रिपेयर होते हैं, अदरवाइज ये सबके साथ जाती है। बिल्कुल जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने आप आए और नाराय आपने बताई। हम तो यही उम्मीद करेंगे कोई भी चल जाए, एक चल जाए, लेकिन मैच जीत जाए। बिल्कुल सही, और दुश्मन को धूल चटाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मेरिट जो है उसको बरकरार रखा जाए। सो हम आगे चलेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, स्टे विद अस।